चाचा पटना में बैठक कर रहे थे और भतीजा महाराष्ट्र में पार्टी ही तोड़ दी। इन तमाम बातों पर बात करूंगा कि कैसे अजीत पवार आज महाराष्ट्र के फिर से उप मुख्यमंत्री बन गए। 4 साल पहले भी बने थे, मगर उस वक्त उनके साथ विधायक नहीं थे, मगर आज 9 मंत्री शपथ लेते हुए नजर आए और 50 विधायकों से ज्यादा विधायक वाली पार्टी एनसीपी टूट गई और अभी तक संख्या बताया जा रहा है कि 40 विधायक लगभग समर्थन में आ गए हैं। वहां के जो एनडीए के तहत सरकार चल रही है, एकनाथ शिंदे के सरकार में 9 मंत्रियों का शपथ भी हो गया है। इन तमाम बातों पर बात करेंगे कि कैसे विपक्षी एकता होते होते एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में हो गया और देश में विपक्षी एकता को एक धक्का लगा है। उससे पहले बता देते हैं औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब आते हैं मुद्दे पर। राजनीति में वैसे ही खूब दिलचस्पी चलते रहती है। बिहार में सियासत हमेशा गर्म रहती है और अब महाराष्ट्र में वो खबरें देखने सुनने के लिए मिल रही है। कभी बिहार में चाचा और भतीजा की राजनीतिक खबरें देखने सुनने के लिए मिल रही थी, मगर अब महाराष्ट्र से नजर आ रही है और वहां पर जो भतीजा हैं वह बाजी मार ले गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वह शरद पवार जैसे बड़े नेता के कह सकते कि पैरों तले जमीन खिसका दी है। शरद पवार भले ही कितना भी दावा कर लें कि जो पिछली बार जो अजीत पवार उधर जाकर जो शपथ लिए थे वह हमारी अनुमति से लिए थे, मगर अब उन दावों में एक खोखलापन दिख रहा है, क्योंकि इस बार जिस प्रकार से अजीत पवार ने जो भाजपा के साथ जाने का कह सकते हैं कि फरमान सुनाया और ऐलान सुनाया और शपथ भी ले ली, और वो भी उप मुख्यमंत्री की, यानी कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, अब 2-2 उप मुख्यमंत्री वहां पर होंगे, और साथ ही एकनाथ शिंदे जो शिवसेना तोड़ कर लाए थे या तोड़ कर आए थे, या कह सकते हैं कि तोड़ ली गई। इन सभी का निर्णय एक ही हुआ कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और वहां पर अब उनका जो संख्या बल है वह और भी मजबूत होगा। यह भी दावा किया जा रहा है कि अभी वहां पर एक और नया मुख्यमंत्री देखने के लिए मिल सकता है। जो शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत, उनके तरफ से यह बयान आया है। ऐसा हो सकता है संभव कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहे, मगर एकनाथ शिंदे जिस प्रकार से उनके विचारधारा में फिट बैठते हैं तो उस नजरिए से कहा जा सकता है कि वह भाजपा के नजरिए से फिट बैठते हैं और भाजपा अपनी विचारधारा के लोगों को कुर्सी पर बैठाने के लिए, या कह सकते हैं कि अपनी जो मांगे हैं और अपनी बातें हैं और जो सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा की नीति है वह स्पष्ट दिख रही है। और उनके ओर आने के लिए, भाजपा की ओर आने के लिए भी लोग असमंजस में नहीं रहते हैं, सीधे आ जाते हैं। नेताओं को यह पता होता है कि उधर जाएंगे तो सत्ता तो मिलेगी ही, क्योंकि केंद्र की सत्ता 10 सालों से किस ओर चल रही है यह लोगों को आभास है। बाकी इतने विपक्षी दल मिलकर एक पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, यह भी जो घेर रहे हैं उन्हें भी पता है कि सामने वाले की ताकत क्या है। अब उनकी ताकत महाराष्ट्र विधानसभा में ऐसे ही बढ़ जाएगी, 40 और जुड़ गई। 105 पहले ही से भाजपा के पास थी, 144 288 वहां का था, 144 लाना था विधायक, मगर भाजपा की नहीं आ पाई थी। शिवसेना साथ लड़ी थी, मगर शिवसेना मुख्यमंत्री के दावा करते करते वहां पर देवेंद्र फडणवीस बनते हैं मुख्यमंत्री। आज से ठीक 4 साल पहले की अगर बात करें तो 3.25 साल पहले अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, मगर वो 3 दिनों का महज संयोग होता है, फिर सारी पार्टियां इधर से उधर हो जाती है। आरोप यह लगता है कि अमित शाह और भाजपा जो है यह विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रही है और तोड़ जोड़ की राजनीति करती है। वैसे आरोप ये लगते रहते हैं, और मगर उसके बाद फिर सियासी ड्रामा कुछ होता है, फिर शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं उद्धव ठाकरे, मगर वह भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे बगावती स्वर इतना लहरा कि पार्टी ही उनके हाथ से खिसक गई और लगभग उधर से भी कह सकते हैं कि 40 से ज़्यादा विधायक एनडीए में आते हुए, या कह सकते हैं कि भाजपा के समर्थित सरकार चलाने में कामयाब हो गए। अब ये नया एनसीपी टूटा है, तो अब इस एनसीपी टूट का क्या फॉर्मूला दे रहे हैं अजीत पवार। उनका कहना है कि जब नागालैंड में एनसीपी भाजपा को समर्थन कर सकती है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर सकती है। ये बातें खूब चल रही है, और अभी अजीत पवार का कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस प्रकार से बातें आई, और छगन भुजबल जो एनसीपी के बड़े कद्दावर और पुराने नेता कहे जाते थे, बड़े मैच्योर्ड पॉलिटिशियन भी
एनडीए के साथ आए हैं। ऐसी खबरें हो सकती है कि कल आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें शरद पवार और यह कहें कि ये भी हमने ही करवाई है। मगर भैया आप कह सकते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा, अब उसका क्रेडिट ही जल्दी जल्दी ले लिया जाए, यह एक बड़ी बात है। आज से 48 घंटा पहले, कह सकते हैं 2 दिनों पहले, शरद पवार जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे और यह कहे थे कि विपक्षी एकता की बैठक शिमला में नहीं होगी, बेंगलुरु में होगी। मगर अब सियासी रंग कुछ और नजर आ रहा है कि क्या कुछ हुआ है। अब उसी के अंदेशे से सोशल साइट पे चल रहा है कि बिहार में भी सत्ता बदलने वाली है या बदल सकती है यहाँ के महागठबंधन की। एक मुलाकात ने काफी बिहार में भी सियासत गरमाए हुए है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी उसी दिन जाते हैं राजभवन। तो यहाँ पर भी कुछ घालमेल हो रहा है क्या? मगर जब तक हो नहीं जाता है तब तक हम कह नहीं सकते हैं। वैसे जब तक प्रेस विज्ञप्ति ना आ जाए, जब तक कुछ ऐसा ऑथेंटिकल लोग उनकी पार्टी की तरफ से खबर न दे दें, तब तक अफवाहों का बाजार बिहार में भी तब तक कह सकते हैं कि बिग ब्रेकिंग अफवाहों की बाजार और सुर्खियां बनते रहेगी। नीतीश बाबू की भी खूब खबरें हो रही है कि नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हो रहे हैं विपक्षियों पर, लालू प्रसाद पर हमला कर रहे हैं, ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं, अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं, कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, मगर नीतीश कुमार पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? अमित शाह भी बिहार आए थे, नीतीश कुमार को पलटू कुमार के अलावा वह भी कुछ ज्यादा कहते हुए नजर नहीं आए। भ्रष्टाचार और वंशवाद का आरोप नीतीश बाबू पर नहीं लग रहा है और ये बातें भाजपा के टॉप लीडर को कह सकते हैं कि कई बार तारीफ भी करते हैं। मगर वो जब जमीनी हकीकत पर आएंगे तो यहाँ पर भी बिहार में नीतीश कुमार का जमीन पर काफ़ी विरोध है। उनकी कह सकते हैं कि इतनी अल्टी पल्टी मारे हैं कि उनकी अविश्वसनीयता लोगों में बढ़ गई है। इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है, कोई शक नहीं है। जहाँ पर भी पब्लिक बाइट करने के लिए जाइए, लोगों से क्या सुनने के लिए मिलेगा, तमाम वायरल खबरों से आप लोगों को प्राप्त होते ही रहता होगा। मगर फिलहाल हम महाराष्ट्र पर थे। चाचा जी आए थे बैठक में, बिहार यानी कि पटना, प्रफुल्ल पटेल भी नजर आए थे, साथ ही उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो लोकसभा में उनकी पार्टी की प्रतिनिधित्व करती हैं। और यहाँ पर जब पटना आए थे तो काफ़ी कह सकते हैं कि महागठबंधन और विपक्षी एकता यहाँ पर फलते फूलते नजर आ रही थी और एक मजबूत बैठक हुई थी। भाजपा टेंशन में आ गई थी, मगर भाजपा यह जानती थी कि क्या करना है, क्या होना है। जिस प्रकार से अमित शाह को कहा जाता है एक उपनाम के जरिए कि मोटा भाई कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहाँ कोई सरकार बनवानी हो भाजपा की, बस उनको लगा दीजिए भैया, आपको सत्ता मिल जाएगी। तो क्या महाराष्ट्र में भी यही हुआ है? आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। क्या केंद्र सरकार भाजपा और अमित शाह और ऐसी तमाम जो सोशल साइटों से लेकर तमाम चौक चौराहों पर जो आरोप लगते रहती है, क्या वह सही है, या फिर कई नेता इंतजार में ही रहते हैं कि भाजपा की तरफ से हमें कुछ बुलावा आ जाए या खुद संपर्क करते हैं? ऐसी भी बातें हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जिस विचारधारा और नीति को लेकर भाजपा बढ़ रही है, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की बातें करते हुए, उसका जो संघ परिवार जो काम करता है और कह सकते हैं कि जो उसके संगठन जो काम करते हैं, तो उस प्रकार से जो चीज़ें, जो लोगों का जुड़ाव जो सर्किल में होता है वह घर घर तक जाकर जुड़ता है और उसका अंततः परिणाम यह होता है कि सड़क से लेकर संसद तक में बदलाव देखा जा रहा है और देखा जाएगा। शायद एक विचारधारा पर यह कह सकते हैं कि लोगों की मुहर लगती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक पार्टी भी जो लगातार कह सकते हैं कि मस्जिदों में जो चक्कर लगाते थे, अब वह मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। अब कह सकते हैं कि हिंदुत्व विचारधारा का यहाँ पर एक प्रादुर्भाव हुआ है, यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए अब पार्टियां मंदिरों में ज़्यादा मत्था टेक रही है। मगर महाराष्ट्र की खबरों ने महागठबंधन को और कह सकते हैं कि विपक्षी एकता की जो बैठक का दंभ भर रहे थे, उनको खासा चोट लगा है। देश में विपक्ष एक हो रही थी। 10 साल के बाद उन लोगों को पता था कि वोटों का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है और वोट को एक जगह लाने के लिए एक गंभीर प्रयास किया जा रहा था नीतीश कुमार की तरफ से। मगर शरद पवार ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार को ओवरटेक करने का प्रयास किया, यह उसका एक जवाब भी उन्हें शायद मिल गया। अब देखना यह है कि यह शरद पवार का स्टाइल है या क्या कुछ, या अब वह स्वीकारते हैं अपने भतीजे को या नहीं, क्या अब वह पार्टी उनके पास रहेगी या नहीं, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। शिवसेना में भी सबको पता है कि क्या कुछ हुआ, एनसीपी में भी क्या कुछ हो गया, या आज कह सकते हैं कि जो 4 सालों पहले जो काम अधूरा रह गया था शरद पवार के भतीजे का, अजीत पवार का, क्या वह आज पूरा हुआ। चाचा जी तो पटना में बैठक करके गए ही थे, पूरे कॉन्फिडेंस में थे। बेंगलोर में अगली कह सकते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज मीटिंग की दम भर रहे थे, 13 और 14 जुलाई को होना था।
मगर उसको एक बड़ा धक्का लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी हम ये खबरें सुनाने के लिए आए थे और बताने के लिए आए थे, तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स हम लगातार सुनाते ही रहते हैं और आगे सुनाते ही रहेंगे। औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे थे झकास भारत, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो करिएगा, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो करिएगा ताकि आप तक खबरें जाते रहे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।